India Legal presents Courts Roundup. नमस्कार, कोर्ट राउंडअप में स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। इस बुलेटिन में अगले आधे घंटे हम आपको कोर्ट से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरों से करवाएंगे रूबरू। कोर्ट की कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट तक के और लोअर कोर्ट तक के फैसलों को रखेंगे आपके सामने। तो आगे बढ़ने से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि 15 मार्च से पूरी तरह से फिजिकल कामकाज फिर से होगा शुरू। वर्चुअल सुनवाई की अनुमति केवल असाधारण मामलों में होगी। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में महबूबा मुफ्ती को दिल्ली हाई कोर्ट से राहत। हाई कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय के सम्मन पर लगाई रोक। दिल्ली कोर्ट ने एडवोकेट महमूद प्राचा के खिलाफ दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल द्वारा जारी सर्च वारंट पर 12 मार्च तक लगाई रोक। प्राचा ने रेड को पूरी तरह से गैर कानूनी और अन्यायपूर्ण बताया था। बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा कि जजों की और न्यायकर्मियों को सबसे अंत में लगे कोरोना की वैक्सीन। पूछा, गरीबों को क्यों नहीं लगे सबसे पहले वैक्सीन। India Legal presents Courts Roundup. हाइब्रिड मोड में सुनवाई करना एक अपवाद है, नियम नहीं। ये बात दिल्ली हाई कोर्ट ने 15 मार्च से पूरी तरह से फिजिकल कामकाज फिर से शुरू करने पर कहा है। वैसे ऑनलाइन कनेक्टिविटी की परेशानियां तो बरकरार है। वर्तमान स्थिति में जहां अदालत के बाहर केवल 11 बेंच फिजिकल रूप से काम कर रहे हैं, तो वहीं सुविधा या स्थान की भी कमी है। दिल्ली हाईकोर्ट ने वकीलों के वैक्सीनेशन तक फिजिकल सुनवाई करने वाली एक याचिका पर सुनवाई करते हुए निर्देश दिया कि दिल्ली की सभी अदालतें 15 मार्च से पूर्ण रूप से फिजिकल कामकाज शुरू करेंगी और वर्चुअल सुनवाई की अनुमति केवल असाधारण मामलों में ही दी जाए। जस्टिस विपिन सांघी और जस्टिस रेखा पल्ली के डिवीजन जज की बेंच ने कहा कि संबंधित सुनवाई मोड को एक दिन पहले काम करने की अनुमति देने पर हाइब्रिड सुनवाई मोड केवल अपवाद होगा, आदर्श नहीं। पीठ ने कहा कि हमें फिजिकल सुनवाई को फिर से शुरू करना होगा। फिजिकल सुनवाई का मानक होना चाहिए। स्क्रीन पर किसी दस्तावेज को पढ़ना और उसे फिजिकल रूप से पढ़ना सामान नहीं है। यदि हाइब्रिड का विकल्प चुन रहा है तो उसे निर्बाध रूप से कनेक्शन आदि की जिम्मेदारी लेने की आवश्यकता है। हम गड़बड़ी को समायोजित नहीं कर सकते। यदि आप बहस करने में सक्षम नहीं हैं, तो ये हमारी समस्या नहीं है। हम उस विलासिता को अनुमति नहीं दे सकते कि आप बाहरी है या आप जहाँ भी है और सुनवाई प्रभावित होती है। अदालत ने कहा कि वकील के दिल्ली से बाहर होने की भौगोलिक स्थिति को एक असाधारण परिस्थिति नहीं माना जाएगा। साथ ही इस तरह की वर्चुअल उपस्थिति जैसे खराब नेटवर्क कनेक्टिविटी या अनुपलब्धता के दौरान कोई भी बाधा वकीलों के अपने जोखिम पर होगी। अदालत ने यह भी निर्देश दिया कि 15 मार्च तक ये सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि हाइब्रिड सुनवाई प्रणाली सभी न्यायालयों में उपलब्ध कराई गई है, क्योंकि किसी असाधारण मामले में विकल्प यानी कि वर्चुअल सुनवाई का लाभ उठाने के लिए भी ये सुविधा पहले अदालत कक्ष में उपलब्ध होगी। दिल्ली हाईकोर्ट बार एसोसिएशन और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स बार एसोसिएशन ने कहा कि फिजिकल सुनवाई को 15 मार्च से योजना के अनुसार सही तरीके से चलाना होगा। जूनियर एडवोकेट्स की तरह विभिन्न आधारों को वर्तमान वर्चुअल सुनवाई मोड से गंभीर रूप से प्रभावित किया जा रहा है। सीनियर एडवोकेट्स गीता लूथरा, चंदरलाल और एएस चंडियोक ने वर्चुअल सुनवाई की सुविधा को जारी रखने के पक्ष में मजबूती से तर्क देते हुए कहा कि कोविड-19 स्थिति के संबंध में अभी अधिक निश्चितता नहीं है। वर्तमान स्थिति में जहां अदालत के बाहर केवल 11 बेंच फिजिकल रूप से काम कर रहे हैं, वहां भी सुविधा या स्थान की कमी है। ब्यूरो रिपोर्ट। दिल्ली हाई कोर्ट ने फिजिकल सुनवाई पर क्या कुछ निर्देश दिया, ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुक करते हैं विवेक सिंह चंदेल का। हमारे संवाददाता सीधे हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। विवेक, क्या कुछ कहा कोर्ट ने, तफसील से बताएं।
दरअसल यहाँ एक करेक्शन आपको करना चाहेंगे कि ये मामला दरअसल ये था, प्रदीप यादव ने एक पिटीशन फाइल की थी। उनका ये कहना था कि ये हाइब्रिड मोड की जो सुनवाई हो वो तब तक न शुरू की जाए जब तक जो एडवोकेट्स हैं उनका वैक्सीनेशन न हो जाए। इस मामले पे जब कल सुनवाई हो रही थी उस पे हाई कोर्ट ने एक रिस्पांस दिया और ये कहा कि जो सिचुएशन है उसको देखते हुए, क्योंकि लिटिगेंट्स हमेशा डेली आते रहते हैं, हर एक को वैक्सीनेशन कर लेना जरूरी नहीं। वही दूसरी बात ये भी थी कि हाइब्रिड मोड में सुनवाई होना जरूरी इस वजह से है क्योंकि जो समस्याएं आती हैं, खासतौर से जो ग्लिचेस आते हैं टेक्निकल, उसके साथ बड़ी समस्याएं हो जाती हैं और उसके लिए पूरी तरीके से आप जिम्मेदार होंगे। कारण उसका ये है कि बहुत सी चीजों को आप वर्चुअली समझा नहीं सकते, लेकिन जहां तक मामला हाइब्रिड का, हाइब्रिड में एक सुविधा ये भी रहेगी कि आप चाहें तो इस मामले में अगर जरूरत होती है, जो ऐसी विकट परिस्थिति होती है, तो आप उसमें हाइब्रिड मोड में सुनवाई के दौरान वर्चुअल अपनी पेशी दे सकते हैं। वहीं हम आपको यही बता दें कि जो एसजी तुषार मेहता थे, उन्होंने ये कहा कि जहां तक वैक्सीनेशन की बात है, वकीलों की बात है, वो जो वैक्सीनेशन हो रही है वो 60 साल से 45 साल के जो वकीलों की है उनके ऊपर भी वैक्सीनेशन किया जा रहा है। वहीं विकास सिंह ने कहा कि जो हाइब्रिड मोड में जब सुनवाई होगी तो वकील जो आने लगेंगे उस दौरान एसओपी का भी अरेंजमेंट होना चाहिए, क्योंकि जो कॉरिडोर होते हैं उसमें वकील बहुत एक साथ तेजी से आते जाते हैं तो इंफेक्शन का खतरा बना रहता है। तो तमाम जो चीजें हुई उसका कंसर्न सिर्फ इतना था कि जो हाई कोर्ट ने कह रखा था कि 15 मार्च से हम सभी जगहों पे यानी कि हाई कोर्ट्स और लोअर कोर्ट्स में इसे सुनवाई करें, हाइब्रिड मोड पे सुनवाई होगी, उसको कंटिन्यू रखा जाए। वहीं इस दौरान ये भी बात सामने आई क्योंकि इस मामले की सुनवाई 19 मार्च को होनी है और ये कहा गया कि जो सुप्रीम कोर्ट में इस मामले में 15 मार्च को सुनवाई होना तय है, इस वजह से इसको देख लिया जाए। बहुत शुक्रिया आपका विवेक, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। पटियाला हाउस कोर्ट ने अधिवक्ता महमूद प्राचा के खिलाफ जारी सर्च वारंट के संचालन पर रोक लगा दी है। प्राचा पर दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने सर्च वारंट जारी किया था। प्राचा के कार्यालय पर ही हाल ही में दिल्ली पुलिस ने छापा मारा था। प्राचा ने दफ्तर में पुलिस की रेड को गैर कानूनी बताते हुए कोर्ट का रुख किया था। दिल्ली की एक अदालत ने एडवोकेट महमूद प्राचा के खिलाफ दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल द्वारा जारी सर्च वारंट की कार्रवाई पर रोक लगा दी। इस मामले की अगली सुनवाई अब 12 मार्च 2021 को होगी। मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट पंकज शर्मा ने एडवोकेट महमूद प्राचा और विशेष लोक अभियोजक अमित प्रसाद द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई के बाद सर्च वारंट के संचालन पर रोक लगा दी। हालांकि इससे पहले प्रस्तुत किया था कि वो संबंधित अधिकारियों को भारतीय साक्ष्य अधिनियम के तहत 65B प्रमाण पत्र सेकंड के तहत डेटा प्रदान करने के लिए तैयार थे। Most important thing is that client attorney privilege is being breached, and this and many other cases will set up a precedent where all the secret information, communication between client and attorney, that will be taken away. That is what we are fighting. हालांकि उन्होंने किसी अन्य स्थिति में ऐसा करने से इनकार कर दिया। शुरुआत में न्यायाधीश ने एसपीपी अमित प्रसाद से इस मामले में संभावित समाधान के बारे में पूछा। इसके लिए एसपीपी ने प्रश्न में मूल डेटा की एक दूसरी मिरर कॉपी देने का प्रस्ताव रखा, जिसमें एडवोकेट महमूद प्राचा अपने क्लाइंट से संबंधित प्रासंगिक हिस्सों को हटाने के लिए स्वतंत्र होंगे। इसके लिए अदालत ने आदेश दिया कि इस आवेदन के स्थगन तक आवेदक के खिलाफ जारी किए गए सर्च वारंट पर रोक रहेगी। इससे पहले एडवोकेट महमूद प्राचा ने 9 मार्च 2021 को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल द्वारा की गई दूसरी छापेमारी के खिलाफ दिल्ली कोर्ट का रुख किया था, जिसमें इस तरह की छापेमारी को पूरी तरह से गैरकानूनी और अन्यायपूर्ण बताया था। एडवोकेट प्राचा पिछले साल फरवरी में दिल्ली में हुए दंगों की साजिश के कई आरोपियों की कोर्ट में पैरवी कर रहे हैं। दिल्ली पुलिस ने पिछले साल दिसंबर में भी एडवोकेट महमूद प्राचा के दफ्तर पर छापा मारा था, जिसमें कहा गया था कि प्राचा के लॉ फर्म के आधिकारिक ईमेल पते के गुप्त दस्तावेजों और आउटबॉक्स के मेटा डेटा की जांच स्थानीय अदालत की ओर से जारी वारंट के आधार पर की गई। ब्यूरो रिपोर्ट। तो पटियाला उस कोर्ट ने रोक लगाई है। अनन्या भटनागर इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। अनन्या, जानना चाहेंगे, पटियाला हाउस कोर्ट ने अधिवक्ता महमूद प्राचा के खिलाफ सर्च वारंट पर अब रोक लगा दी है, जो कि संचालन था। ऐसे में किस वजह से रोक लगाई गई, क्या है खबर पूरी, हमें तफसील से बताएं।
जी हाँ, आज जब अदालत ने पूरा मामला सुनवाई के लिए रखा तब महमूद पराचा की तरफ से कहा गया कि ये एक पॉलिटिकली मोटिवेटेड सर्चेज हैं और उसके बाद उनकी तरफ से यह भी कहा गया कि ये साजिश है उनको गोली मार देने की, उनका एनकाउंटर कर देने की। और दिल्ली पुलिस को वो कह रहे हैं कि पूरा जो डेटा है, जो हार्ड डिस्क है, वो अंडर 65B यानी एविडेंस एक्ट के सर्टिफिकेशन के साथ वो देने को तैयार है, लेकिन वो इन ऐसे सर्चेस के अगेंस्ट हैं। तब कोर्ट ने अमित प्रसाद से पूछा कि किस तरह का एक सॉल्यूशन दिया जाए, तो अमित प्रसाद की तरफ से कहा गया कि एक मिरर कॉपी दी जाए। मिरर कॉपी को देने के लिए भी महमूद पराचा ने कहा कि वो मिरर कॉपी नहीं देंगे और 65B सर्टिफिकेशन के अंडर ही अपना जो है जितना भी एविडेंस दिल्ली पुलिस को चाहिए वो देंगे। उसके बाद कोर्ट ने कहा कि एक इंटरिम प्रोटेक्शन यानी कि जब तक इस पूरे मामले की पेंडेंसी खत्म नहीं हो जाती, जब तक कि पूरे मामले पर कोर्ट अपना पूरा फैसला नहीं सुना देता, तब तक के लिए सिर्फ यानी कि अगले 2 दिन बाद यानी 12 मार्च को जब कोर्ट ये पूरा फैसला सुनाएगी, तब तक पराचा के खिलाफ कोई रेड नहीं हो सकती और ना ही उन पर किसी तरीके का कोई कोअर्सिव एक्शन अभी लिया जा सकता है। और वो जो सर्च वारंट्स कोर्ट ने पहले इशू किए थे, उनके ऑपरेशन पर फिलहाल के लिए स्टे कर दिया गया है। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका अन्य तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पीपीपी, आपको बता दें कि पीडीपी नेता और जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती को दिल्ली हाई कोर्ट से राहत मिल गई है। दरअसल हाई कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय द्वारा जारी समन पर रोक लगाई है और सुनवाई के दौरान ही ईडी के वकील अमित महाजन ने कोर्ट को बताया कि प्रवर्तन निदेशालय महबूबा मुफ्ती को 15 मार्च को पेशी के लिए नहीं बुला रही है। मुफ्ती की याचिका पर जवाब देने के लिए ईडी को थोड़ा वक्त दिया जाएगा और ऐसे में कहा यह भी गया कि मामले में सुनवाई अगले दिन यानी कि अगली तारीख तक की जाए। और मामले की सुनवाई कर रही जस्टिस सिद्धार्थ मृदुल और अनूप जयराम भंभानी की बेंच ने ईडी की प्रार्थना को स्वीकार करते हुए मामले की सुनवाई आगे के लिए टाल दी है। अब कोर्ट मामले में 19 मार्च को सुनवाई करेगी। दरअसल पीडीपी अध्यक्ष और जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ईडी द्वारा 15 मार्च के लिए जारी सम्मन को खारिज करवाने के लिए दिल्ली हाई कोर्ट का रुख किया था। महबूबा मुफ्ती ने ईडी के सम्मन को राजनीति से प्रेरित और केंद्रीय जांच एजेंसियों का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया था। मामले पर पहले दिल्ली हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस डीएन की कोर्ट में सुनवाई होनी थी, लेकिन बेंच के न बैठने पर मैटर को जस्टिस सिद्धार्थ मृदुल की कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया गया था। फ्लाइट में यात्रा करने के दौरान मास्क न लगाने वालों के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए डीजीसीए को निर्देश जारी किए हैं, जो कि लोग मास्क नहीं पहन रहे हैं या सही से मास्क नहीं लगा रखे हैं, उनके खिलाफ फौरन सख्त कार्रवाई की जाए। कोर्ट ने दिशा निर्देश में ये भी कहा है कि ये भी सुनिश्चित किया जाए कि फ्लाइट में यात्री सही प्रकार से मास्क पहने। कोरोना के फैलने को रोकने के लिए सख्त निर्देश दिए गए हैं। अदालत द्वारा एयरलाइंस को निर्देश दिया गया है कि वो यात्रियों को उड़ान में लिखित में निर्देश प्रदान करें और प्रोटोकॉल का पालन करने पर पालन न करने पर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई भी करें। इसके साथ ही फ्लाइट के भीतर भी मास्क लगाने संबंधी अनाउंसमेंट की जाए। फ्लाइट में यात्रा करने के दौरान मास्क न लगाने वालों के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट ने सख्त रुख अपना लिया है। जानकारी के मुताबिक दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा कोलकाता दिल्ली की एयर इंडिया की फ्लाइट में कोरोना नियमों का पालन न करने पर स्वतः संज्ञान लेते हुए डीजीसीए को निर्देश जारी किए हैं कि जो लोग मास्क नहीं पहन रहे हैं या सही से मास्क नहीं लगा रहे हैं, उनके खिलाफ फौरन सख्त कार्रवाई की जाए। कोर्ट ने कहा कि ऐसे यात्रियों को प्लेन से फौरन उतार दिया जाए और उन्हें नो फ्लाई लिस्ट में डाल दिया जाए। कोर्ट ने दिशा निर्देश में ये भी कहा है कि ये भी सुनिश्चित किया जाए कि फ्लाइट में यात्री सही प्रकार से मास्क पहने, न कि सिर्फ खाना पूर्ति के लिए। न्यायमूर्ति सी हरिशंकर ने अपने आदेश में कहा कि ऐसी स्थिति पूरी तरह से बेहुदा है जब देश में कोविड-19 मामलों में एक बार फिर से इजाफा देखा जा रहा है। ऐसे में जरूरी उपायों को और मजबूत बनाना होगा। उन्होंने एयरलाइंस और नागरिक उड्डयन महानिदेशालय डीजीसीए द्वारा तत्काल अनुपालन के लिए 7 दिशा निर्देश जारी किए और आदेश दिया कि इस मामले को सुओ मोटो जनहित याचिका के रूप में पंजीकृत किया जाए और 17 मार्च को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया जाए। न्यायमूर्ति शंकर ने अपने आदेश में ये भी कहा कि कोरोना के पूरी तरह खत्म होने तक सभी नियमों का पालन करना हम में से प्रत्येक का कर्तव्य है। केंद्र और राज्य सरकारों पर उंगली उठाना
जिनके पास निपटने के लिए अनेकों कार्य हैं, उनके द्वारा जो भी किया जा रहा है उसका हमारी लापरवाही की वजह से कोई फायदा नहीं है। हम में से प्रत्येक एक जागरूक और कर्तव्यनिष्ठ नागरिक के रूप में कोरोना नियमों का पालन करने के प्रति संवेदनशील बने। न्यायालय ने अपने दिशा निर्देशों में डीजीसीए को निर्देश दिया कि वो अपनी वेबसाइट पर उन निर्देशों का प्रोटोकॉलों को प्रमुखता से रखें जिनका पालन यात्रियों और घरेलू उड़ानों में फ्लाइट के चालक दल करते हैं। इसके साथ ही अदालत द्वारा एयरलाइंस को निर्देश दिया गया है कि वो यात्रियों को उड़ान में लिखित में निर्देश प्रदान करें और प्रोटोकॉल का पालन न करने पर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई भी करें। इसके साथ ही फ्लाइट के भीतर भी मास्क लगाने संबंधी अनाउंसमेंट किए जाए। ब्यूरो रिपोर्ट। वहीं गुजरात हाईकोर्ट ने कहा कि सभी स्थानों पर महिलाओं के मासिक धर्म की स्थिति के आधार पर उनके बहिष्कार पर प्रतिबंध होना चाहिए। कोर्ट ने प्राथमिक रूप से मामले को देखते हुए कहा कि चाहे वह निजी हो या फिर सार्वजनिक हो, चाहे धार्मिक हो या फिर शैक्षणिक, सभी जगहों पर महिला की माहवारी के मामले में बहिष्कार नहीं होना चाहिए। महिलाओं के मासिक धर्म के आधार पर गुजरात हाईकोर्ट ने सख्ती दिखाई है। गुजरात हाईकोर्ट ने अपने आदेश में सभी निजी और सार्वजनिक स्थानों पर महिलाओं के सामाजिक बहिष्कार को प्रतिबंधित करने का प्रस्ताव दिया है। ये बहिष्कार उनके मासिक धर्म की स्थिति के आधार पर किया जाता रहा है। न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति इलेश जे वोरा की खंडपीठ एक दुर्भाग्य घटना के संबंध में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी। मामला कच्छ के भील कस्बे में श्री सहजानंद गर्ल्स इंस्टीट्यूट के एक छात्रावास में 60 से अधिक लड़कियों को कथित तौर पर कपड़े उतारने के लिए मजबूर किया गया था, ताकि ये साबित हो सके कि वह माहवारी या मासिक धर्म से प्रभावित नहीं है। रिट आवेदक निर्झरी मुकुल सिन्हा ने विशेष रूप से महिलाओं के खिलाफ मासिक धर्म की स्थिति के आधार पर की जाने वाली बहिष्करण प्रथा से निपटने के लिए कानून के संबंध में दिशा निर्देश देने की मांग की थी। न्यायालय के समक्ष ये विशेष रूप से प्रस्तुत किया गया था कि महिलाओं के मासिक धर्म की स्थिति के आधार पर महिलाओं को बहिष्कृत करने की जो प्रथा चल रही है वह महिलाओं के मानवीय, कानूनी और मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। विशेष रूप से जो संविधान के आर्टिकल 14, 15, 17, 19 और 21 के तहत निहित है। जमीनी हकीकत को स्वीकारते हुए गुजरात हाईकोर्ट ने कहा कि मासिक धर्म हमारे समाज में कलंक है और ये कलंक मासिक धर्म से गुजर रही महिलाओं की अशुद्धता को लेकर चली आ रही पारंपरिक मान्यताओं और सामान्य रूप से इस पर चर्चा करने की हमारी अनिच्छा के कारण बना है, क्योंकि समाज सदियों से मासिक धर्म से गुजर रही महिलाओं को अशुद्ध कहता आ रहा है। सिख धर्म को छोड़कर सभी धर्म मासिक धर्म से गुजर रही महिलाओं को अशुद्ध के रूप में संदर्भित करते हैं। अदालत ने कहा कि हिंदू मान्यता के अनुसार जब तक महिलाओं को शुद्ध नहीं किया जाता है तब तक उन्हें अपने परिवार और सामान्य दिनचर्या में वापस जाने की अनुमति नहीं है। हालांकि वैज्ञानिक रूप से ये सारी धारणा गलत है और मासिक धर्म से गुजर रही महिलाएं अशुद्ध नहीं होती है। अंत में न्यायालय ने कुछ निर्देश जारी किए जिन्हें यहाँ विस्तार से पढ़ा जा सकता है। कुछ महत्वपूर्ण निर्देश है। सभी स्थानों पर मासिक धर्म की स्थिति के आधार पर महिलाओं का सामाजिक बहिष्कार निषेध हो, भले ही वह निजी या सार्वजनिक, धार्मिक या शैक्षिक संस्थान हो। विभिन्न माध्यमों से मासिक धर्म की स्थिति के आधार पर महिलाओं के सामाजिक बहिष्कार के बारे में नागरिकों में जागरूकता फैलाना, शिक्षा के माध्यम से महिलाओं में सशक्तिकरण और निर्णय लेने में उनकी भूमिका बढ़ाना भी इस संबंध में सहायता कर सकता है। मासिक धर्म पर जीव विज्ञान के जरिए स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को जागरूक करें। निर्देशों के कार्यान्वयन के लिए आवश्यक धन आवंटित करें। जाहिर है कि ऐसा पक्षपात संविधान में निहित मानवीय, कानून और मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। ऐसे में गुजरात हाईकोर्ट के इस आदेश को बेहद प्रगतिशील माना जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट। न्यायाधीशों, वकीलों और उनके कर्मचारियों के लिए प्राथमिकता वाले कोविड टीकाकरण की मांग करने वाली एक याचिका बॉम्बे हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता
द्वारा एक निस्वार्थ रुख देखा गया। आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि कानूनी बिरादरी के लिए उचित नहीं होगा कि गरीबों को वैक्सीन को पहले देने की बात करें। हमें केवल वकीलों न्यायाधीशों के बारे में ही क्यों सोचना चाहिए, निजी संगठन के कर्मचारी क्यों नहीं? आप हमें ये बताने के लिए कह रहे हैं कि न्यायाधीशों को पहले टीका लगाया जाना चाहिए क्योंकि हम फ्रंटलाइन कार्यकर्ता हैं। उन लोगों के लिए क्यों नहीं पूछे जो आपके काम के बाहर काम के बाहर कचरा उठा रहे हैं या आपके घर के बाहर का कचरा उठा रहे हैं। इससे पहले बॉम्बे हाईकोर्ट की कानूनी बिरादरी को फ्रंटलाइन वर्कर्स के रूप में मानते हुए उन्होंने प्राथमिकता के आधार पर कोरोना वैक्सीन दिए जाने को लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने महाराष्ट्र राज्य सरकार के एडवोकेट जनरल आशुतोष कुंभकोनी से हस्तक्षेप करने की मांग भी की थी। बॉम्बे बार एसोसिएशन देश के सबसे पुराने बार एसोसिएशनों में से एक है। बीबीए के अध्यक्ष सीनियर एडवोकेट नितिन ठक्कर ने दिल्ली हाईकोर्ट का उदाहरण दिया, जिसने 3 मार्च को सभी जजों, कोर्ट के स्टाफ और वकीलों को कोरोना वैक्सीन दिए जाने को लेकर उनकी उम्र सीमा या शारीरिक स्थिति में बिना किसी प्रकार का भेदभाव फ्रंटलाइन वर्कर्स के आधार पर एक याचिका पर स्वतः संज्ञान लिया था। झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य में एक परिवार के 5 सदस्यों की हत्याओं के मामले में स्वतः संज्ञान लिया है, जिसमें एक 5 साल का बच्चा भी शामिल है। कथित तौर पर एक चुड़ैल के शिकार या विच हंट के परिणाम स्वरूप यह हत्याएं की गई है। मुख्य न्यायाधीश डॉक्टर रवि रंजन और न्यायमूर्ति सुजीत नारायण प्रसाद की खंडपीठ ने इस मामले में नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि आधुनिक सभ्य समाज में अभी भी जादू टोना की बुराई जारी है। बेंच ने कहा कि ये न केवल शर्मनाक है बल्कि पूरी व्यवस्था पर एक गंभीर सवाल भी खड़ा करता है कि वर्तमान आधुनिक सभ्य समाज में इस तरह की घटनाएं कैसे हुए। कोर्ट ने राज्य के अधिकारियों को एक हलफनामा दायर करने के लिए कहा, जिसमें स्पष्ट रूप से उनका कार्रवाई का संकेत भी दिया जाए जो कि वह करना चाहते हैं, ताकि भविष्य में इस प्रकार की घटना से बचा जा सके। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। इंडिया लीगल प्रेजेंट्स कोर्ट्स राउंड अप।